हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी। जीएस के इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। 20 क्वेश्चन है तो सभी साथ में सॉल्व करिएगा। आप भी अपना आंसर कमेंट करना कि 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग 40 से 50 प्रश्न कवर कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर कौन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए तब आप अपना आंसर लगाते चलिए, फिर हम अपना आंसर हम आपको बता देंगे। तो पहले अगर बात करते हैं, एक ऑप्शन नंबर 1 की बात करते थे, डलहौजी जो था इसने भाई हड़प्पा नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प्पा नीति। हड़प्पा नीति के द्वारा सबसे पहले किसे हड़पा गया था? तो सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। सतारा को कब हड़पा गया था साथी? 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर उसके बाद बात करते हैं झांसी को, झांसी को कब हड़पा गया था? तो साथ ही झांसी को 1853 ईस्वी में हड़पा गया था। कब? 1853 ईस्वी में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर किसको? अवध को हड़पा गया था। कब? किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया था। ठीक है। अवध को कब हड़पा गया था? तो आप लोग 1856 ईस्वी में लगभग अवध को हड़पा गया था। आप लोग बताएंगे कि अवध को कब हड़पा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो अल हल अल हिलाल होगा। ये एक साथी अल हिलाल पत्रिका होगा, अल हल नहीं है, अल हिलाल पत्रिका है। ठीक है। तो आप लोग इसे अल हिलाल पत्रिका है, इसे आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे अल हिलाल पत्रिका है, अल हल नहीं है, तभी कह रहे हैं कहाँ से गलत हो गया। यह है अल हिलाल। ठीक है। अल हिलाल पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो आप इसे ध्यान रखना, अल हिलाल पत्रिका के संपादक जो हैं साथी आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद की एक पत्रिका थी अल हिलाल, इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं एनी बेसेंट की पत्रिका कौन सी है? फिरोजशाह की और महात्मा गांधी जी द्वारा। तो साथ ही आप ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी की जो पत्रिका है वो है यंग इंडिया। एक इनकी पत्रिका है यंग इंडिया, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया। एक इनका है नवजीवन। ठीक है, नवजीवन। एक इनकी है हरिजन पत्रिका। ये सब महात्मा गांधी की पत्रिका हैं, इसे याद रखना। अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट है, इसे याद रखना। अपना आंसर आप लगा चुके होंगे। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह मेहता की, तो फिरोज शाह मेहता की एक बहुत ही पॉपुलर रचना है बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है। कौन से है साथी? बॉम्बे क्रॉनिकल, इसे याद रखना। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये फिरोज शाह की है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन हुआ था? यानी नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सबसे पहले सभी आंदोलन हम लोग ध्यान से देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था साथी? ये हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसे स्थगित कब कर दिया गया? इसे स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा का घटना हुई थी, जब चौरी चौरा घटना हुई थी। ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी साथी? ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हुई थी। कहाँ पे? गोरखपुर, यानी ये गोरखपुर में हुई थी, तो इसे याद रखना, गोरखपुर। चौरी चौरा की वजह से स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इस समय गवर्नर कौन थे साथी? यूपी पेट में क्वेश्चन पूछा था, तो लिन लिथगो थे, लिन लिथगो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, लिन लिथगो थे उस समय गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था साथी? तो 6 मार्च। कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका 6 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे गए थे? यानी कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करके महात्मा गांधी जी के द्वारा टोटल 378 लोगों
के साथ महात्मा गांधी जी ने कहाँ पे पहुँचे? ये महात्मा गांधी जी ने पहुँचे डांडी नामक स्थान पे। कहाँ पे पहुँचे भैया? डांडी नामक स्थान पे पहुँचे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डांडी नामक स्थान पे पहुँचे और कब पहुँचे थे? तो भैया 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी नामक स्थान पर पहुँच करके नमक कानून को इन्होंने तोड़ा। चलिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? तो अभी आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कब और कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो प्रकाशन था ये हुआ था साथ ही दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसे याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? आप अपने साथी आंसर जरूर कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने और कब किया था? तो याद रखना, देखिए आप साथी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक ऑप्शन है 1929, 1918, 1919 फिर 1917। तो इम्पॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुआ था, आप लोग याद होगा आपको। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। कौन सा आया था साथी? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसे कहते हैं काला कानून। इसे काला कानून कहा गया था। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। और उस समय चेम्सफोर्ड इसके उस समय जो मतलब कि शासक कौन था? गवर्नर, तो चेम्सफोर्ड थे। चलिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय या उपयुक्त सभी में? तो बताइएगा। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था साथी? 31 ईस्वी में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ध्यान रखना, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और साथ ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और तृतीय हुआ था 1932 में, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया गया है जो कि गांव में हुआ था अधिवेशन, और वो अधिवेशन कब हुआ था और किस राज्य में था? तो ये आपके लिए है, आप इसे कमेंट करके बताना। महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कब और कहाँ पे? चलिए, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन तो आप लोग देख लिए होंगे। जो फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके? कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में क्या है साथी? बुलंद दरवाज़ा। आप अपना आंसर लगा लीजिएगा, फतेहपुर में है बुलंद दरवाज़ा। और किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो साथी ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। विजय, गुजरात के विजय पर उसने बनवाया था, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट को आप ऑप्शन आपके सामने है आगरा, एतमादौला का मकबरा है आगरा में। ठीक है, एतमादौला। चलिए, एक क्वेश्चन आप इसका आंसर हो जाएगा साथी, औरंगाबाद में है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं साथी, यानी कि औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी नगर, ये आपको पता होना चाहिए, संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर हो गया, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये किस धर्म से संबंधित आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ था, बिहार SI में आया हुआ था। पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? तो साथी देखिए, आप ध्यान रखिएगा, वाराणसी में दिया था। कब दिया था साथी? 14 जनवरी को पहला जन भाषण दिए महात्मा गांधी जी ने। कब दिए थे? 1916 ईस्वी में। अच्छा, क्यों? क्योंकि 1900 उसी डेट को BHU की स्थापना हो रही थी, उसी समय दिया था। अब बात करते हैं BHU की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना किया गया था, याद रखना। ठीक है भाई, आगे गांधी जी ने किसे काला कानून कहा? ये प्रश्न आपका मतलब सही हो गया है, फ्री में मिल गया। तो अभी मैंने बताया था आपको, काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथी, और सभी साथी आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताइएगा। चलिए ऑप्शन है साथी आपके सामने, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो आप समझ लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ पे किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की बात करते हैं तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगर आपको कह रहे हैं कि पहली बार सत्याग्रह भारत में कहाँ पे हुआ था, या भारत में महात्मा गांधी जी ने कहाँ पे किया था, तब आप लगाएंगे चंपारण। ठीक है, अगर भारत में पहली बार सत्याग्रह तो चंपारण में, चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि महात्मा गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाया था, चंपारण में कौन बुलाया था। तिनकटिया प्रथा का विरोध करने के पर्पज से वहाँ गए थे चंपारण बिहार में, कौन बुलाया था, किसी की इन्वाइटेशन से गए थे। ठीक है, तो उससे आपको कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑप्शन, देखिए फूलों की घाटी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी, साइलेंट वैली, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है इसमें, याद रखना। वायुमंडल में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली, वायुमंडल में यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, एक तो आपका नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है वायुमंडल में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है साथ ही 0.03% है। ठीक है, याद रखना, ये 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे ज़रूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद साथ ही नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे पाई जाती है, ये 20.9 और 5% है, इसे याद रखना। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए, पर्यावरणीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी नीरी शोध संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये साथी है 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साथी, और ये नागपुर में है, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र। आपसे डायरेक्ट राज्य पूछ लेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट राज्य पूछ लेगा तो आप बताएंगे कहाँ पे है, तो कहाँ पे, ये आपका नागपुर यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा साथी, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। आप अपना आंसर लगाते चलिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर, ये भैया आप ये इल्तुतमिश हो गए क्या, इल्तुतमिश या तो बलबन या तो खिलजी या तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली भाई किसके द्वारा अपनाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब अगला है भाई, बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी, याद रखना। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा। ठीक है, आगे लौह एवं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी मिल गया, तो ये क्वेश्चन आपका फ्री में मिल गया। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक, औरंगजेब बीबी का मकबरा औरंगाबाद संभाजी नगर में बनवाए थे। ठीक है, उस समय औरंगाबाद था, संभाजी नगर, लेकिन आपको ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो आप फिर से इसे एक ऑप्शन हम ऐड कर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई, और इसमें हो जाएगा बलबन। ठीक है, और ऐसा आपका ऐसा मतलब ऑप्शन था, सवाल था जिसमें ऑप्शन नहीं था उसका। तो लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी, बलबन अपनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय का पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में है, याद रखिएगा। तो देखिए आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति महोदय का पदावधि है, पदावधि यानी कि उनका कार्यकाल की बात होती है 56 में। 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया। आप बताइए राष्ट्रपति महोदय पर को महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। राष्ट्रीय
और अनुच्छेद जो 72 है इसमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्षमा दान की शक्ति है, इसमें क्षमा दान की शक्ति याद रखना। और अनुच्छेद 57 जो है इसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है, अनुच्छेद 57 में याद रखना। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। रॉकेट का ऊपर उड़ना किस सिद्धांत पर काम करता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो आप बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा। 8 वर्ष किसी का कार्यकाल होता है क्या, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल पहले होता था कितना, 8 वर्ष, लेकिन वर्तमान में संशोधन होकर के 5 वर्ष हो गया। जो यूपी पुलिस, अगर आप यूपीपी की आगामी तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या तो यूपी SSSC की जितने भी पेपर होने वाले हैं वहाँ पे यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा, तो ध्यान रखना। चलिए, तो ये संशोधन हो गया, पहले कार्यकाल था लोकायुक्त का 8 वर्ष, अब हो गया है 5 वर्ष, इसे ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं 5 वर्ष किसी का कार्यकाल होता है क्या, बिल्कुल होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 होता है, यानी प्रेसिडेंट महोदय का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अगर बात करते हैं साथी, चलिए, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये 6 वर्ष होता है, इसे याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथी आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। आज का 20 क्वेश्चन था, 20 में आप लोग वो देखे होंगे, सभी आप अपना आंसर लगा लिए होंगे, अपना आंसर लगा देना और बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। और साथी आज का सवाल है आपका, चलिए, आज का सवाल जो आपका है, आप बताइएगा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा जारी किया जाता है, यानी किस आर्टिकल के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन आप लोग बिल्कुल कमेंट करना, ऑप्शन नंबर ये, चलिए, ए नंबर में हम बता दे रहे हैं साथी, आपका है 154 नंबर, ठीक है। चलिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, और बी में है आपका 123, और ऑप्शन नंबर सी में है 76, और ऑप्शन नंबर डी में है साथी 44। तो आप लोग कमेंट करके बताना, राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है किस मतलब अनुच्छेद द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आज का सेशन नहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न बने हैं सभी साथी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल के लिए तैयार रहना, कल भी 20 प्रश्न आएंगे, तो आप लोग अपना पढ़ते रहना। ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बिल्कुल एक कारगर साबित होगा। जय हिंद साथियों।